तो आज हमारी बाइक को भाई 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, 6 साल 1 महीने से ऊपर हो चुका है टाइम। तो आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे भाई। ओनर खुद मैं ही हूँ, बाकी तो कोई है नहीं। वीडियो भी आज खुद ही शूट करूँगा और भाई बाइक भी मेरी है। और आपको जैसे कि पता ही है कि हम इसको काफ़ी टाइम से चला रहे हैं और काफ़ी गंदा भी चलाते हैं, आराम से भी चलाया। तो आज हम इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, जो भी मेरे को आज तक कमियां लगी इसमें और जो भी अच्छाई है वो आपको सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो गाइज़ आप ऐसे वीडियो में बने रहना। और सबसे पहले आप सभी को थैंक्स भाई, आप इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो ना भाई मेरी वीडियो, काफ़ी दिल खुश हो रहा है यार। इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो भाई दिल भी कर रहा है कि वीडियो बनाऊं। तो आज मौसम देख सकते हो, सुबह से बारिश लगी थी तो अभी थोड़ा मौसम खुला है, तो भाई अभी मैं वीडियो बनाने आ गया। तो भाई मैंने बोला चलते हैं, अभी इतना गैप क्यों डालना है वीडियो में। बाकी अभी टायर की हालत भी देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा बर्नआउट मारा था, उसके बाद ये थोड़ा साफ़ हुआ भाई। इसके ऊपर पूरा कीचड़ आ चुका था। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो अभी चलते हैं। सो अभी इसकी अच्छाइयाँ भी बताऊँगा आपको, बुराइयाँ भी, और मेरे पास काफ़ी ऑप्शन भी थे तो उनके बारे में भी सब कुछ बताऊँगा। तो आप ऐसे वीडियो में बने रहो और वीडियो का मज़ा लो। तो गाइज़ अभी आपको बताता हूँ कि ये बाइक जो मैंने अगस्त 2018 में ली थी और ये BS4 वेरिएंट। तो उस टाइम हमारे पास 2-3 बाइकें अवेलेबल थी जिसको मैं ख़रीद सकता था। तो सबसे पहले थी R15 और उसके बाद थी KTM RC200 और भाई तीसरे नंबर पर RS200। तो सबसे पहले R15 की बात करते हैं भाई। उसका मेरे को सिटिंग पोस्चर काफ़ी एग्रेसिव लगा भाई। आपको जैसे कि बताइए काफ़ी एग्रेसिव बाइक है, तो मेरे को ज़्यादा टूरिंग के लिए बाइक चाहिए थी, तो मैं थोड़ा कंफर्ट देखा। और भाई जो RS है, जो R15 के कंपैरिजन में 50 सीसी ज़्यादा है, सो मैंने ज़्यादा सीसी को प्रेफर किया भाई। थोड़ी पावर भी हमें ज़्यादा मिलेगी। सो उसी चक्कर में हमने भाई R15 को वहीं पे कैंसिल कर दिया और R15 जो होगी लिस्ट से बाहर। अब बची RS और RC200। तो RC200 में भी वही दिक्कत थी, उसका भी सिटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था और जो उसकी रियर सीट थी भाई काफ़ी ज़्यादा ऐसी ही थी भाई, बिल्कुल भाई बैठने लायक तो है नहीं वो। लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तो हमें एक फैमिली के लिए बाइक चाहिए भाई। आपको पता है कि जिसने KTM RC ऑन की होगी भाई उसको पता है कि कितना कुछ झेलना पड़ता है भाई। घर वाले भी गालियाँ निकालते हैं कि क्या ये ले लिया है। तो भाई अभी तक RS पे मेरे को गालियाँ पड़ती हैं, तो RC पे सोचो RC पे क्या हाल होता। और उस टाइम मेरे को फीचर भी चाहिए थे। इसमें जो है LED लाइट्स आती थी उस टाइम सभी। तो इंडिकेटर भी इसके LED थे, टेल लाइट भी इसकी LED है। बाकी हेडलाइट जो प्रोजेक्टर है हेलोजन बल्ब के साथ। तो भाई प्रोजेक्टर की लाइट आपको बताइए ज़्यादा है, सो इसलिए मैंने RS को प्रेफर किया। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो था काफ़ी ज़रूरी। तो वो था भाई ABS। तो उस टाइम जो है KTM वाले ABS ऑफ़र कर नहीं रहे थे 200 सीसी में, सो ज़्यादा इसलिए मैंने RS को पसंद किया भाई। इसमें ABS आता है, तो आपको पता है आजकल कितना ज़रूरी है ABS। उस टाइम सिर्फ गाइस KTM की 390 में ABS आता था 2018 में। सो भाई 390 हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, उतना हमारा बजट था नहीं। तो 2 लाख से नीचे मेरे को बाइक चाहिए थी। और उस टाइम भाई मेरे को ये वाली बाइक पड़ी 155 की। तो देख ही सकते हो अभी कितना प्राइस हो चुका है इसका। तो भाई उस टाइम काफ़ी सही रह गया था। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अच्छाई और क्या बुराई है, क्या मेरे को इसमें आज तक भारी नुकसान हुआ और क्या क्या इसमें आज तक चेंज हुआ, जो भी इसके स्पेयर पार्ट चेंज हुए हैं, तो वो आपको सारी डिटेल देता हूँ मैं। सो अभी कैमरा करते हैं स्विच। तो भाई सबसे पहले जो एडवांटेज है वो है इसकी लुक्स। तो भाई लुक्स को देख के भाई मैंने इसको परचेज़ किया था। तो भाई उस टाइम मैं ITI करता था 2016 में। तो भाई उस टाइम मेरी ड्रीम बाइक बन गई थी ये। तो वहाँ पे एक बंदे ने ओन की थी बाइक। सो भाई मेरे को इतनी पसंद आ गई, जब मैंने सोचा कि भाई अब RS ही लेंगे जो भी बाइक होगी हमारी। तो भाई लुक्स आप चेकआउट कर ही सकते हो। बस थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि भाई इसका जो जब से ये लॉन्च हुई है बाइक उसके बाद भी इसमें ज़रा भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो भाई ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसका, बाकी तो सब ठीक है। तो भाई लोग नेक्स्ट एडवांटेज जो है इसका, तो भाई ये है वो चीज़ DTSI ट्रिपल स्पार्क। तो भाई इसका इंजन, तो भाई 200 सीसी का इंजन है इसमें। और भाई पावर जो है 24 bhp की पावर जनरेट करता है ये। तो भाई काफ़ी ख़तरनाक पावर है। जिसने RS चलाई होगी ना भाई उसको पता होगा कि RS की पावर क्या है। सो भाई इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको नंबर 1 पे रखा था कि भाई इसकी पावर जो काफ़ी ख़तरनाक है। तो यूट्यूब पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन निकाला कि भाई अब पावर जो है RS में मेरे को ज़्यादा लग रही है, तो इसको ही परचेज़ करेंगे। अब करते हैं गाइज़ नेक्स्ट एडवांटेज की बात। सो गाइज़ इसमें आता है 14 लीटर का फ्यूल टैंक।
तो भाई उस टाइम KTM में मेरे ख्याल से 9 या 10 लीटर का, मेरे को एक्यूरेट पता नहीं है, तो जिसको पता है वो KTM के बारे में बता देगी कितने लीटर का टैंक है। तो भाई इसमें आता है 14 लीटर का टैंक। लोग जैसे लॉन्ग राइड पे जाना हो तो भाई अगर फ्यूल टैंक ज़्यादा बड़ा होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो भाई हमें डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, तो हमारी बाइक जो थोड़ी ज़्यादा चल पड़ेगी। तो हम जैसे ले वगैरह का टूर मारते हैं तो भाई थोड़ा हमें उसमें एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसी वजह से भी मैंने इसको नंबर टॉप पे रखा था भाई। बाकी अगला एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। उस टाइम भाई सभी 150 सीसी में भी और भाई 200 सीसी में भी डबल डिस्क आने लगी थी। तो इसमें भाई डिस्क भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है। बाई ब्रेक की देख सकते हो, डिस्क कैलिपर है इसके, और भाई पिछली साइड भी देख ही सकते हो आप। तो भाई काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्क प्लेट है इसकी भी, देख ही सकते हो आप। और भाई इसकी बाइट भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैंने उस भाई की RS राइड की थी, तो उसके बाद मेरे को पता लग गया कि भाई इस RS में ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है। सो भाई फ्रंट वाली भी डिस्क भी आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी है। और अभी ब्रेकिंग की बात कर ही रहे हैं तो भाई इसमें जोड़ देते हैं ABS। तो भाई इसमें आता है सिंगल चैनल ABS। अब तो भाई BS6 में तो ड्यूल चैनल ABS आ गया है। तो इसमें भाई रिंग तो दोनों साइड है, लेकिन इसमें फ्रंट में ही ABS है। तो भाई जिसको भी गलतफहमी होगी कि भाई BS4 में भी डबल ABS आता है, तो भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसके फ्रंट टायर में ही ABS है, बाकी रियर वाले में कोई भी ABS नहीं है। तो भाई ये भी हमारे लिए ठीक है। जैसे ऑफ रोड करते हैं तो भाई इसमें स्विचेबल तो ABS है नहीं, तो पीछे वाले टायर में भाई बिल्कुल ABS नहीं है। तो जैसे ऑफ रोड करना हो तो हमारे लिए सही रहता है, ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी सही हो जाती है। अगर भाई ABS वाली ब्रेक हो तो भाई यहाँ कीचड़ वगैरह में तो भाई ब्रेक लगाने को कोई मतलब ही नहीं है, रुकेगी नहीं बाइक। सो रियर टायर से कंट्रोल हो जाती है बाइक। बाकी अभी चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ, तो वो है भाई इसकी मॉडिफिकेशन। भाई इसमें इतनी सारी मॉडिफिकेशन हो जाती है ना भाई। तो उस भाई ने भी ख़तरनाक मॉडिफाई करवा रखी थी बाइक, तो उसने भी मडगार्ड वगैरह सब कुछ खोल दिया था। तो भाई काफ़ी सेक्सी लगती थी बाइक, जैसे भाई बिल्कुल अभी हमने भी बना दी अपनी बाइक को। तो भाई इतनी मॉडिफाई भी नहीं थी तब भी वो इतनी अच्छी लगती थी, मेरे दिल पे राज कर गई वो। तो इसलिए हमने RS ले ली दोबारा से। तो भाई देख सकते हो आप, बिल्कुल डेविल वाला लुक है इसमें। अभी नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, वो है बजाज की सर्विस कॉस्ट। भाई बजाज की सर्विस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट इतने सस्ते हैं ना भाई, जितनी हमें पॉकेट मनी मिलती है उसमें हमारा बाइक का गुजारा हो जाता है सारा। अगर भाई हम थोड़ी सी सेविंग करें तो आराम से घर वालों से भी मांगने नहीं पड़ते पैसे, उनमें ही हमारी पॉकेट मनी में कवर हो जाता है। तो जो भी इसका भाई स्पेयर पार्ट वगैरह चेंज होगा काफ़ी सस्ता है। बाकी सर्विस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2000, इससे ऊपर आएगी नहीं भाई अगर नॉर्मल सर्विस होती है कोई। हाँ अगर भाई मेजर सर्विस होगी तब तो भाई 5-6 हज़ार तक आपका खर्चा बैठ ही जाएगा। जैसे भाई अभी इसका चेन सेट चला गया है, तो भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है ये चेक करो आप, चेन की हालत देखो भाई कितनी प्ले आ चुकी है इसमें। तो अब भाई अब ऐसा मत बोलना कि भाई आपने चेंज क्यों नहीं करवाया। सो जल्दी आपको अपडेट मिलेगा ख़तरनाक वाला ही। तो इसका प्राइस है भाई अकेली का ही भाई 2500 रुपया प्राइस है इसका। तो भाई इसको भी हम जल्दी चेंज कर देंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो जो है इस पे आए, चेन सेट पे ही। बाकी भाई इसमें हमारा अभी बाइक आपको पता है कि हमारी बाइक का इंजन सीज हो गया था। सो अभी हमारी बाइक चली है 1 मिनट 45,000 चल चुकी है। तो 42,000 पे भाई आपको पता है कि इसका इंजन जो है सीज हो गया था, हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो भाई अभी मैं आपको इसका ख़र्चा बता देता हूँ कि हमारा इंजन जब हुआ था तो इस पर कितना ख़र्चा आया था। और भाई जिसने ये वीडियो नहीं देखी हो इंजन सीज वाली, तो यहाँ पे ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, तो उस पर जाके आप देख सकते हो भाई, काफ़ी ख़तरनाक हुआ था वो भी सीन। सो जब हमने इंजन करवाया था तब उस पर आया था भाई 25,000 रुपया खर्चा आ गया था। तो भाई मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ 25,000 रुपया, और जो भी इसका ऑयलिंग वगैरह सब कुछ मिला के भाई 25,000 रुपये में हमारा इंजन बिल्कुल सेट हो गया था। अभी भाई बिल्कुल टॉप नॉच चलता है। तो भाई बिल्कुल हमारे जो मैकेनिक थे काफ़ी अच्छे थे। अगर भाई मैकेनिक अच्छा ना मिले तब भी भाई इंजन जो प्रॉब्लम करता रहेगा बाद में, लेकिन भाई मैंने इसको 5-6 हज़ार किलोमीटर चला दिया, तो भाई अभी हमारी बाइक सही चल रही है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की बात। सो भाई हमारी बाइक की माइलेज के बारे में आप बात करते हैं। तो जिस दिन भाई मैंने माइलेज निकाली थी तो उसने भाई 38 तक तो एक्यूरेट दे ही दी थी भाई, 38 किलोमीटर पर लीटर। तो हाईवे में भी इसको काफ़ी मैंने रेस्ट चलाया था और सिंगल रोड पे भी चलाया था थोड़ा सा।
तो भाई तब भी इसने 38 तक एवरेज दे दी। तो मोटा मोटा मान के चलो आप 35 तक ये एवरेज आराम से देगी। आप सिटी में चलाओ या हाईवे में चलाओ भाई, कहीं भी चलाओ। तो भाई जो भी बंदा डेली कम्यूट जिसका 50-60 किलोमीटर है भाई, आराम से इस बाइक को मैनेज कर सकता है और इसका खर्चा भी उठा सकता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो भाई वो है इसकी स्पीड। तो भाई टॉप स्पीड भाई इसकी फर्स्ट गियर में 49 है टॉप स्पीड। और भाई मैंने आज तक अपनी बाइक को जो है 150 टच कर दिया है। 150 तक मैंने अपनी चैनल पे वीडियो डाल दिया है। सो उससे ऊपर भी जाती है बाइक। एक तो सबसे पहले मैंने इसमें 150 और आगे 110 सेक्शन का टायर डलवा दिया, तो उससे थोड़ी इसकी स्पीड कम हो गई। और यहाँ पे उतने रोड भी नहीं है भाई कि हम इसको ज़्यादा पुश कर पाएँ। तो भाई 150 तक मैं काफ़ी ख़तरनाक तरीके से गया हूँ भाई। आपने देखी होगी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके मैंने 150 बाइक अपनी टच कर दी है। सो अब यहाँ पे थोड़े से रोड और होते तो भाई उससे भी ऊपर जाती। तो भाई जो BS3 वगैरह बाइक्स हैं वो तो भाई 170 तक गई हैं भाई, 170 हिट कर दी 200 सीसी में। तो भाई इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इस बाइक को ओन किए हुए 6 साल हो गए, लेकिन भाई मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि भाई तेल ज़्यादा खा रही है या ऐसा कुछ। मेरे को माइलेज कम दे रही है भाई, काफ़ी सही माइलेज है मैं बोलूँ तो भाई, क्योंकि मैं इसको ओन करता हूँ, मेरे को पता है। बाकी बंदे जो काफ़ी कुछ गंदा कुछ भी बोल सकते हैं, बुरा भला, लेकिन भाई मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ इसका, जो भी मेरे को आज तक फील हुआ अपनी बाइक में। सो अभी मैंने आपको एडवांटेज बता दिए, अब करते हैं डिसएडवांटेज की बात। सो भाई सबसे पहला डिसएडवांटेज है भाई, मेरे को काफ़ी ज़्यादा खलता है यार वो है सबसे ज़्यादा इसकी वाइब्रेशन। तो इसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी वाइज ठीक है, लेकिन भाई इसमें वाइब्रेशन पता नहीं कैसे आती है यार, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। तो एक बार आपको स्टार्ट करके मैं बताता हूँ। जब ये बाइक 6000 RPM तक जाती है तो भाई इसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है ना भाई, क्या बताऊँ यार। अगर आप नोटिस कर पाओगे तो भाई अभी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। तो गाइज़ अभी आप सुनना कि कितनी कुछ साउंड आती है। गाइज़ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। अभी तो मैंने इसमें मॉड्यूल का इंजन ऑयल डाल रखा है तो थोड़ी वाइब्रेशन इसमें कम हो चुकी है। सो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है भाई, सीट पे भी। और भाई जहाँ पे हमारी लेग पाइप पूरी यहाँ पे टैंक पे इतना फील होती है ना वाइब्रेशन, तो भाई देख सकते हैं। तो गाइज़ ये वाला डिसएडवांटेज मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है भाई। इसमें जो वाइब्रेशन अगर इसमें सही होती तो भाई इसका कहना ही नहीं था कुछ भी। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है इसकी सीट्स। तो भाई सीट्स पे थोड़ा ध्यान मत देना, फट चुकी है थोड़ी सी ये सीट्स। तो अभी मेरे को चेंज करवाने का टाइम नहीं लगा, इसको जल्दी चेंज करवा देंगे। तो भाई राइडर के लिए काफ़ी सही है, लेकिन जो पिलियन की सीट है भाई देख सकते हो कितनी सी जगह है यार, यहाँ पे कौन ही बैठ सकता है। बॉयज़ के लिए चलो ठीक है, लेकिन भाई जैसे हमारी मम्मी है घर में, दादी जी अपने डैडी हैं, तो भाई वो नहीं बैठ पाते ढंग से। और ऊपर से भाई इसमें पकड़ने के लिए भी भाई कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन भाई लौंडे वगैरह तो काफ़ी अच्छी तरह गेड़ियाँ सीढ़ियाँ मारते हैं इस पर, लेकिन भाई फैमिली के लिए थोड़ा सा ये कंफर्ट नहीं रहता है इसमें। तो इस पर भी थोड़ा इसको कुछ चेंज करना चाहिए। तो भाई सीट देख सकते हो बिल्कुल ही छोटी सी है, बिल्कुल ना के बराबर। तो एक डिसएडवांटेज मेरे को यही लगता है बाइक में। और गाइस थोड़ी सी अगर एक मैं कमी बताऊं ऐसे जेन्युइन सी, तो भाई इसमें बाइक आती है 200 सीसी। बाइक देख सकते हो कितनी बल्कि लुक है, देख सकते हो आप चारों साइड से। पर इसमें जो टायर है भाई बिल्कुल 130 सेक्शन का टायर आता है भाई, बिल्कुल घटिया लगता है यार। बिल्कुल टायर इसकी ना लुक की चेंज कर देता है यार, बिल्कुल बिगाड़ देता है। सो KTM में भाई काफ़ी मोटा रिम आता है, तो उसकी वजह से टायर भी भाई 150 सेक्शन का लगाया है। तो भाई इसमें 150 सेक्शन का टायर होना चाहिए। तो अभी तो मैंने लगा रखा है, लेकिन भाई इसकी लुक जैसे आती है जैसे 140 तक इसमें टायर डलवा रखा है। तो ये देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल टायर जो है इसका मुड़ जाता है। अगर आप 150 सेक्शन का डलवाओगे तो भाई यहाँ से चेक करो आप, अगर KTM होती तो भाई उसमें ये बिल्कुल सीधा रहता है टायर यहाँ से, लेकिन भाई इसमें बिल्कुल यहाँ से मुड़ ही गया है। भाई मैं बात कर रहा था कि भाई इसमें ये 3 लाइन्स आती है कि कहाँ तक आपने लीन किया है। तो भाई हम इसको भाई RS 200 में हम
इसको फर्स्ट लाइन तक ही लेके जा सकते हैं। तो इससे आगे तो भाई मैंने कभी लेके गया ही नहीं भाई, गया ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की भाई, इसके फुट रेस्ट तक भाई घिसा दिए मैंने, देख सकते हो, लेकिन भाई ये इससे आगे नहीं गया। और काफ़ी गंदा, जब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है टायर तो यहाँ से बिल्कुल नया का नया ही रहता है, और यहाँ पे एक लाइन सी बन जाती है, उसकी वजह से भाई बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई हम इसको लीन कर दें। तो थोड़ा सा इस पे भी, रिम पे भी थोड़ा सा काम होना चाहिए थोड़ा, तो 150 तक तो इसमें टायर आना चाहिए। तो भाई लोग अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है इसका डिज़ाइन। भाई ऐसे तो डिज़ाइन सही है, वैसे मत सोच लेना आप, लेकिन भाई जब से हमारी बाइक ये लॉन्च हुई है 2014 में भाई, तो उसके बाद इसका डिज़ाइन जो है एक बार भी चेंज नहीं किया है कंपनी वालों ने। अब जैसे भाई यामाहा है, KTM है, भाई टाइम टू टाइम बिल्कुल चेंज कर देते हैं अपनी बाइक। और भाई ये कहाँ पे घूम रहे हो? अरे डॉगी भाई साहब, कहाँ घूम रहे हो आप? सो भाई जैसे यामाहा KTM है भाई, बिल्कुल चेंज कर देते हैं। जैसे कस्टमर कोई भी अगर उसमें बताए कि हाँ भाई इसमें ये वाली चेंजेस करने हैं, तो भाई यामाहा उनकी बात सुनता है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद KTM। और भाई बजाज के तो भाई कोई फ़र्क ही नहीं है, जो भाई कस्टमर बोलता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बस यही इसमें चलने दो। अगर भाई RS बिक रही है तो बिकने दो इसमें ही। अगर भाई इसमें थोड़ा डिज़ाइन चेंज करे और थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन और इसकी क्वालिटी वगैरह सुधार दें थोड़ी, तो भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इसकी सेल्स में। बाकी पावर में हमारी बाइक में कोई कमी नहीं है भाई, बजाज आपको पता है पावरफुल इंजन देता है शुरू से ही। तो भाई लोग नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका मीटर। तो भाई देख सकते हो वही सिंपल सा, भाई वैसे तो बिल्कुल सही है, अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा एनालॉग थोड़ा डिजिटल, लेकिन भाई अब इसको चेंज करने का भी टाइम आ गया। भाई चेंज भी क्या किया बजाज वालों ने, भाई यहाँ पे गियर इंडिकेटर दे दिया, भाई क्या करेंगे यार उसका। अब तो भाई बिल्कुल ऐसे पता लग जाता है कि भाई कौन से गियर में बाइक चली है। भाई अगर थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते तो भाई बिल्कुल इसको डिजिटल दे देते या कुछ और टाइप में देते। भाई इसमें कुछ भी जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी कोई फीचर कुछ नहीं है भाई, ABS के सिवा इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं यार। सो भाई यामाहा को देखो भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लिपर क्लच भाई 150 सेक्शन में भाई, USD सस्पेंशन, तो भाई उसमें वही पुराने घिसे पिटे यार। क्या यार बजाज, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो यार अपनी बाइक में। अभी करते हैं फाइनल बात, तो वो है कि भाई जब मैंने अपनी बाइक ली थी 2018 में, तो उस टाइम हमारे पास ऑप्शन नहीं थे ज़्यादा, लेकिन भाई इस टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं। तो उस टाइम हमारे पास बस मेरी नज़र में 3 ही बाइक थी, एक थी RS, एक थी R15 और एक थी KTM। और भाई नेकेड बाइक तो मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है, चाहिए थी मेरे को फेयरिंग वाली बाइक। सो अभी इस टाइम, अभी 2024 में भाई काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। तो अभी हम सिर्फ RS की बात करेंगे, तो अभी चल रहा है 2024। तो भाई आपको अगर लगता है कि भाई हमें लॉन्ग टूर पे चलना है, या हमें लॉन्ग राइड करनी है, या फैमिली के लिए हमें बाइक चाहिए, सो इससे बढ़िया कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। R15 पे तो आप अपनी फैमिली को बिठा ही नहीं सकते भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20, 25 किलोमीटर चलोगे, उसके बाद आपके घर वाले बोलेंगे कि भाई मेरे को उतार दे, मैं बस में आ जाऊँगा, या आपकी मम्मी बोलेंगे कि बस में आ जाऊँगी मैं, आप तू जा। तो भाई उसमें तो भाई 2-2.5 लाख रुपये आपको पता ही है कि भाई क्या ही रह जाएगा उस टाइम। तो भाई अगर हाँ थोड़ा गर्लफ्रेंड को लेके जाना है तो भाई वो बाइक्स काफ़ी सही हैं, लेकिन फैमिली के साथ आपको पता ही है यार क्या ही होगा। तो अभी आपको अगर कंफर्ट चाहिए तो भाई RS ले सकते हो। आपका बजट अगर 2 लाख है या 2 लाख से कम है थोड़ा सा, तो इस टाइम मेरे ख्याल 2,10,000 रुपये की RS ऑन रोड मिल जाएगी आपको, तो आप ले सकते हो। अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, 2-2.5 लाख से ऊपर ही भाई पैसे, खुला पैसा है, तो भाई आप KTM भी ले सकते हो, R15 भी ले सकते हो। लेकिन भाई आपको 2 लाख में 200 सीसी मिल रहा है, तो भाई इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप इसकी लुक्स भी देख सकते हो, फीचर भी अभी क्या ही बोलें, ठीक ठीक ही है, क्या उनके सामने क्या ही बात करनी है फीचर की। लेकिन भाई अगर आपको पावर चाहिए तो भाई मेरी वाली बाइक में बिल्कुल रॉ पावर है भाई, ख़तरनाक भागती है। इसका भाई इंजन भी रिबिल्ड हो गया, उसके बाद भी काफ़ी ख़तरनाक भागती है बाइक हमारी, तो भाई इसलिए बजाज मेरे को ज़्यादा पसंद है। सो अभी इसके बाद भी हम अगली बाइक स्विच करेंगे तो देखेंगे, आपको अपडेट मिल जाएगा जल्दी। हम अपनी बाइक भी न्यू वाली परचेज़ करेंगे। तो भाई बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो जल्दी से हम फिर नई वाली बाइक लेंगे। तो आप हमें अच्छा प्यार दिखाओ भाई, खूब सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड वगैरह में भी शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।